गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ोरोवर्स हिंदी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग सीज़न 1 को। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी दुनिया से जहां पोर्टल्स जिन्हें गेट्स कहा जाता है धरती को एक ऐसे डंजन से जोड़ते हैं जो राक्षसों से भरे होते हैं। ये गेट्स अब आम जीवन का हिस्सा बन चुके हैं और इनके साथ साथ एक नई प्रजाति भी उभरी है, हंटर्स। हंटर्स वो लोग होते हैं जिनके पास खास शक्तियां होती हैं जो इन्हें इन डंजन्स में मौजूद राक्षसों से लड़ने में सक्षम बनाती हैं। हमारे मुख्य किरदार संग जिनवू का परिचय एक बेहद कमजोर हंटर के रूप में होता है। उसे दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहा जाता है। अपनी कम रैंक और सीमित शक्तियों के कारण जिनवू रोजाना संघर्ष करता है। फिर भी अपनी माँ के अस्पताल का खर्चा उठाने और परिवार का पेट पालने के लिए वो लगातार डंजन्स में जाता है, चाहे जान का खतरा ही क्यों ना हो। जिनवू की माँ एक रहस्यमयी बीमारी से कोमा में है, जिसे एटर्नल स्लीप कहा जाता है। उसकी छोटी बहन अभी स्कूल में पढ़ रही है। यही दो लोग उसके जीने और लड़ते रहने की सबसे बड़ी वजह हैं। एक दिन जिनवू का डंजन को क्लियर करने के लिए एक रेड पार्टी में शामिल होता है। इस रेड का नेतृत्व अनुभवी हंटर कर रहे होते हैं, जैसे कि अनुभवी हीलर संग चियूल और दयालु सपोर्टर हंटर जूही, जो जिनवू के लिए नरम दिल रखती है। टीम इस डंजन को आसान समझकर इसकी गंभीरता को नज़रअंदाज कर देती है। शुरुआत में वे गॉब्लिन्स और कोबोल्ड्स जैसे कमज़ोर राक्षसों से भिड़ते हैं, जिन्हों अपनी कमज़ोर रैंक के बावजूद बहादुरी से लड़ता है। कई बार मौत के मुहाने पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानता। अचानक उन्हें एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिलता है, जो रहस्यमय कमरे की ओर जाता है। संभावित खजाने के लालच में वे सभी अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई देता है, जो विशाल पत्थर की मूर्तियों और एक वेदी से भरा हुआ होता है। माहौल में डर साफ झलकता है। अचानक मूर्तियाँ जीवित हो जाती हैं और एक जानलेवा ट्रायल शुरू हो जाता है। असल में ये जगह एक एस रैंक डंजन होती है, एक मौत का जाल जो उनकी क्षमता से कहीं अधिक खतरनाक होता है। मूर्तियाँ हमला करना शुरू कर देती हैं और डंजन में अफरा-तफरी मच जाती है। कुछ हंटर्स को तुरंत मार दिया जाता है, कोई पत्थरों के नीचे कुचल दिया जाता है, तो कोई मूर्तियों के हथियारों से घायल हो जाता है। जिन्वू घायल और थका हुआ अपने साथियों को मरते हुए देखता है और उसे जूही खतरे में दिखती है, तो उसके अंदर की सुरक्षा भावना जाग जाती है। वो अपने जख्मों की परवाह किए बिना उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है और एक जानलेवा वार को अपने शरीर पर झेल लेता है। वो अपनी तलवार से वार रोकता है, जूही को धक्का देकर बचाता है और खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एपिसोड के चरम पर बचे हुए हंटर्स उस वेदी पर लिखे संकेतों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि यही मूर्तियों को रोकने की कुंजी है। जिन्वू खून से लथपथ और बेहोशी के कगार पर संकेत पढ़ने में मदद करता है। अंत में वे समझ जाते हैं कि उन्हें स्टैचू ऑफ द गॉड को झुककर प्रणाम करना है। अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करके जिन्वू सभी बचे हुए हंटर्स को मूर्ति के सामने झुकने के लिए कहता है। जैसे ही वे ऐसा करते हैं, मूर्तियां रुक जाती हैं। एपिसोड का अंत होता है जहां जिन्वू और जिनजू ही समेत कुछ हंटर्स ही जिंदा बचते हैं। बुरी तरह घायल और मानसिक रूप से टूटे हुए जिन्वू जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत गंभीर होती है। जूही की चीखें मंदिर में गूंजती हैं मदद के लिए। दूसरा एपिसोड यहीं से शुरू होता है, जहां पहला खत्म हुआ था। जिन्वू, संगचियुल और जूही अब भी उस डबल डंजन के अंदर जीवित पत्थर की मूर्तियों का सामना कर रहे होते हैं। कमरे में डर और तनाव का माहौल छाया हुआ होता है, क्योंकि सभी हंटर उस रहस्यमय लेख को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकता है। जिन्हों को महसूस होता है कि डबल डंजन कुछ खास नियमों के अनुसार चलता है। भगवान का सम्मान करो, भगवान की प्रशंसा करो, भगवान के प्रति अपनी आस्था सिद्ध करो। शुरुआत में हंटर्स इन नियमों का सही मतलब नहीं समझ पाते, जिसके साथ कई साथियों को बेरहमी से मौत हो जाती है। मूर्तियाँ बिना किसी दया से हमला करती हैं और हर वो इंसान जो नियमों का पालन नहीं करता, उसकी बेरहमी से हत्या कर देती हैं। यह दृश्य बेहद भयानक और डरावना होता है, जहाँ पत्थर की मूर्तियाँ सटीकता से हमला करती हैं। जिन्हों अपनी पैनी नज़र और तेज सोच के दम पर इन संकेतों को जोड़ने लगता है। वह नोटिस करता है कि मूर्तियाँ कुछ खास हरकतों पर प्रतिक्रिया देती हैं। बाकी बचे हुए लोग उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन यह एक समय के खिलाफ दौड़ बन जाती है, क्योंकि कमरे के खतरनाक जाल लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं। कमरे में सस्पेंस से भरा माहौल है। सभी मूर्तियों के सामने भगवान जैसी आकृति को सम्मान और प्रशंसा देने की कोशिश करते हैं, ताकि और जाने ना जाए। मूर्तियां लगातार क्रोध में हमला कर रही हैं और इसी दौरान जिन्वू और चियुल
आखिरी निर्देश का मतलब समझते हैं। भगवान के प्रति अपनी आस्था सिद्ध करो। जिन्हों समझ जाता है कि इसके लिए एक बड़ा बलिदान देना होगा। अपने साथियों की जान बचाने के लिए वह संग चियुल से कहता है कि वो बेहोश जूही को लेकर वहां से भाग जाए। चियुल थोड़ी देर हिचकता है, लेकिन जिन्हों के फैसले का सम्मान करते हुए जूही को खींचकर वहां से निकल जाता है। अब जिन्हों अकेला रह जाता है, वो जानता है कि उसकी जान बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वह अपने आखिरी ताकत से लड़ता है, लेकिन साफ हो जाता है कि वह इन मूर्तियों से मुकाबला नहीं कर सकता। मूर्तियाँ जैसे-जैसे करीब आती हैं, जिन्हों के मन में गुस्सा और मायूसी का तूफान उठता है। वह अपनी कमजोरी को कोसता है और उस बेरहम किस्मत को जिसने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया। उन्हीं आखिरी पलों में जिन्हों को एक चौंकाने वाला नोटिफ़िकेशन मिलता है, एक रहस्यमयी सिस्टम से। उसे बताया जाता है कि उसने एक हिडन क्वेस्ट पूरा कर लिया है। सिस्टम उसे एक ऑफ़र देता है प्लेयर बनने का, एक अनोखा दर्जा जो उसे पहले से कई ज़्यादा ताकतवर बनने का मौका देगा। बिल्कुल हताश जिन्वो, जिसके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा, इस ऑफ़र को स्वीकार कर लेता है। ठीक उसी समय जब वह अपनी चोटों के आगे बेहोश हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जिन्वू के अस्पताल में होश में आने से। वह 3 दिन तक बेहोश रहा। खिड़की से आती तेज धूप उसकी आंखों में चुभती है और वह कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाता है। वह अपने सीने को छूता है, यह सोचकर कि उसे डबल डंजन की लड़ाई के जख्म मिलेंगे, लेकिन उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद यह सब एक बुरा सपना था, मूर्तियाँ, साथियों की मौतें और वह रहस्यमय सिस्टम। सब कुछ एक भ्रम जैसा लगता है, तभी उसके विचारों में खलल पड़ती है। हंटर एसोसिएशन के जांच अधिकारी उससे पूछताछ करने आते हैं। वे बताते हैं कि डबल डंजन का हादसा सच था, जो ही उस हादसे से अब तक नहीं उभर पाई और कुछ बोल भी नहीं पा रही। संग छियुल ने अपना हाथ खोने के बाद रिटायर होने का फैसला किया है। यह सब सुनकर जिन्वू को अपराध बोध होता है और उसके अंदर कुछ कर दिखाने की भावना जागती है। जांचकर्ता जिन्वू का एक खास परीक्षण करते हैं, जिसे सेकंड अवेकनिंग कहा जाता है। अगर यह होता तो जिन्वू को असाधारण शक्तियाँ मिल सकती थी, लेकिन टेस्ट का रिजल्ट नेगेटिव आता है, जिससे वह और भी निराश हो जाता है। जैसे ही जिन्वू अपने भाग पर सोच रहा होता है, अचानक उसी रहस्यमय सिस्टम से उसे एक जानी-पहचानी नोटिफिकेशन मिलती है। सिस्टम उसे प्लेयर घोषित करता है और रोजाना पूरे करने वाले कुछ डेली क्वेस्ट की लिस्ट देता है। इन क्वेस्ट को पूरा करने पर उसे इनाम मिलते हैं, जैसे स्टैट और लूट बॉक्सेस। लेकिन अगर वो इन्हें पूरा करने में नाकाम रहता तो उसे गंभीर सजा भुगतनी पड़ती है। थका हुआ और शक में डूबा जिन्वो पहले दिन इन क्वेस्ट को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन यह फैसला बहुत भारी पड़ता है। अचानक जिन्वू को एक सुनसान और वीरान बंजर जमीन पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां खतरनाक जीव मौजूद होते हैं। यह एक पेनल्टी जोन होता है, जहां के जीव लगातार उसका पीछा करते हैं और जिन्वू को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। यह पेनल्टी क्वेस्ट बेहद थका देने वाली होती है, जो उसे उसकी सीमाओं तक ढकेल देती है। वह मुश्किल से बच निकलता है, लेकिन यह अनुभव उसे झकझोर देता है। अब वह ठान लेता है कि वह कभी भी कोई डेली क्वेस्ट मिस नहीं करेगा। अगली सुबह जिन्वू पूरे जोश के साथ सिस्टम की डेली क्वेस्ट्स को गंभीरता से लेना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये टास्क बहुत मामूली होते हैं, पुशअप्स, सिटअप्स और जॉगिंग, लेकिन जिन्वू उन्हें पूरे समर्पण से करता है। उसके ट्रेनिंग सेशंस का एक मोन्टाज दिखाया जाता है, जिसमें वह हर एक टास्क को पूरा करता है और धीरे-धीरे अपने स्टैट्स को बढ़ाता जाता है। हर पूरी हुई क्वेस्ट पर उसे स्टैट बोनस मिलता है, जो उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं। साथ ही उसे लूट बॉक्सेस भी मिलते हैं, जिनमें काम आने वाले आइटम्स और इक्विपमेंट होते हैं। एक दिन डेली क्वेस्ट पूरा करने के बाद जिन्हू एक लूट बॉक्स खोलता है और उसे एक स्पेशल आइटम मिलता है, एक इंस्टेंस डंजन की चाबी। यह चाबी रहस्यमय ऊर्जा से चमक रही होती है और जिन्वू उसके प्रति एक खिंचाव महसूस करता है। ताकतवर बनने की जिज्ञासा उसे उस चाबी को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती है। चाबी के जरिए एक पोर्टल खुलता है और जिन्वू उसमें कदम रखता है। वह खुद को एक अंधेरी सुनसान सबवे स्टेशन में पाता है, जहाँ की हवा भारी है और हल्की रोशनी टूटी-फूटी दीवारों पर डरावने साए बना रही होती है। जैसे ही जिन्वू स्टेशन के अंदर गहराई में जाता है, उसे सुरंगों में अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसका पहला सामना होता है एक गॉब्लिन्स के झुंड से। ये छोटे लेकिन खतरनाक जीव होते हैं, जो झुंड में संगठित होकर हमला करते हैं। जिन्हों की चुस्ती और लड़ने की कला की परीक्षा होती है। वह उनके नुकीले पंजों से बचता है और सटीक वारों से उन्हें हराता है। हर एक गॉब्लिन को हराने पर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं,
जिससे उसकी ताकत और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह बढ़त बनाना शुरू करता है, एक नया खतरनाक सामने आ जाता है। गॉब्लिन्स पीछे हटते हैं और उनके बीच से निकलता है एक बड़ा और भयानक दुश्मन, अल्फा वुल्फ। यह प्राणी दबदबा लिए हुए होता है। उसकी आँखों में एक चमकती हुई समझदारी से भरी होती है। अल्फा वुल्फ बिजली की रफ्तार और ताकत से जिन्वू पर हमला करता है, जिससे उसे फिर एक बार अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है। एपिसोड वहीं से आगे बढ़ता है जहां पिछला खत्म हुआ था। जिन्वू अल्फा वुल्फ को हराकर खड़ा होता है। हापजोंग स्टेशन की अंधेरी और डरावनी गलियों में वह जैसे ही सांस लेता है, उसके सामने एक जानी पहचानी नोटिफिकेशन आती है। उसे एक लेवल मिला है, उसके स्टेट्स बढ़ते हैं, उसमें फिर से नई ताकत और जज्बा भर जाता है। लेकिन रुकने का वक्त नहीं है। उसे और राक्षसों के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। यह डंजन कभी खत्म होता नहीं लगता और जिन्वू जानता है कि अगर उसे जिंदा रहना है और ताकतवर बनना है तो उसे आगे बढ़ते रहना होगा। गॉब्लिन और वुल्व्स अंधेरे से निकलकर उस पर टूट पड़ते हैं। जिन्वू लगातार लड़ाई में घिरा रहता है। उसकी चालें और भी धारदार हो जाती हैं और वार पहले से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हर मारे गए दुश्मन के साथ उसका अनुभव और स्किल्स तेज होते जाते हैं। जैसे-जैसे वह दुश्मनों की लहरों को काटता है, उसे एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। उसके रिफ्लेक्सेस अब और भी तेज हो गए हैं, स्टैमिना बढ़ गया है और उसका हौसला अडिग है। अब वह डंजन को एक सख्त ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखने लगता है। हर मुकाबला उसके लिए एक मौका है अपनी क्षमताओं को परखने और सुधारने का। यह सब किसी गेम की तरह लगने लगता है, जहाँ हर लेवल आप अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। आखिरकार जिन्वू डंजन के दिल तक पहुंचता है, जहां उसका सामना डंजन बॉस से होता है। ये बॉस है ब्लू वेनम फैंग्स कास्का, एक विशाल सांप जैसे राक्षसी जीव जिसकी जहरीली काट इंसान को पल भर में मौत के घाट उतार सकती है। कास्का की नीली परतें अंधेरे में भयानक ढंग से चमकती हैं और उसके नुकीले दांत जहर से टपक रहे होते हैं। उसके पूरे शरीर से शक्ति और बदले की लहर महसूस होती है। जंग भयंकर और निर्दयी होती है। कास्का के हमले तेज और जानलेवा होते हैं। जिन्वू को हर पल चौकस रहना पड़ता है। वह अब तक सीखी हर स्किल और रणनीति का इस्तेमाल करता है। जहरीले हमलों से बचता है और सटीक वार करता है। कास्का की ताकत और फुर्ती उसे उसकी सीमाओं तक ले जाती है, लेकिन जिन्वू की रणनीति और जिद उसे बढ़त देती है। आखिरी और जोरदार वार से जिन्वू ब्लू वेनम फैंग्स कास्का को हरा देता है। वह विशाल प्राणी गिर जाता है और उसकी छाया में घुलने लगता है, जबकि डंजन स्थिर होने लगता है। जिन्वू जीत के साथ खड़ा है, थका हुआ, लेकिन आत्मविश्वास और ताकत से भरा हुआ। सिस्टम उसे एक बड़ा एक्सपीरियंस बोनस और कीमती लूट देता है, जिससे उसकी क्षमताएं और भी बढ़ जाती हैं। जैसे ही जिन्वू डंजन से बाहर निकलने की तैयारी करता है, उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। बाहर एक डंजन ब्रेक हो रहा है। डंजन ब्रेक तब होता है जब कोई डंजन पूरी तरह से क्लियर नहीं किया जाता है और उसके राक्षस असल दुनिया में घुस जाते हैं। चौंक कर जिन्वू जल्दी से पोर्टल की ओर दौड़ता है, तैयार है किसी भी खतरे का सामना करने को। जैसे ही वह इंस्टेंस से बाहर आता है, उसे एक सैनिक मिलता है। वह जिन्वू को पहचान लेता है कि वह हंटर है और जल्दी से उसे स्थिति बताता है। एक विशाल गोलम पास के डंजन से भाग निकला है और शहर में तबाही मचा रहा है। वहां पहुंचे हंटर, जिनमें ट्रॉमा से जूझ रही जूही भी शामिल है, उस पर कोई असर नहीं कर पा रहे हैं। गोलेम का पत्थर जैसा शरीर उनके हमलों को रोक देता है और वह अजय लगता है। जिन्वू तुरंत हालत का जायजा लेता है और समझता है कि गोलेम के डिफेंस में जरूर कोई ना कोई कमजोर बिंदु होगी। उसे गोलेम के कवच में एक दरार दिखती है, छोटी लेकिन बेहद अहम। अपनी टूटी हुई तलवार को पकड़ते हुए जिन्वू गोलेम पर झपटता है। वह हवा में छलांग लगाता है, उसकी हरकतें बिजली की तरह होती हैं। वह पूरी ताकत से तलवार फेंकता है, तलवार सीधे दरार पर लगती है। गोलेम की डिफेंस टूट जाती है और वह लड़खड़ाता है। बाकी हंटर्स इस मौके का फायदा उठाते हैं और गोलेम पर जबरदस्त हमला करते हैं। सब मिलकर आखिरकार उस विशाल प्राणी को गिरा देते हैं और उसकी तबाही का अंत कर देते हैं। सभी हंटर्स हैरानी और कृतज्ञता से जिन्वू को देखते हैं, समझ जाते हैं कि उसी की वजह से वे जीत पाए। जैसे ही धूल बैठती है, जिन्वू चुपचाप वहां से चला जाता है। उस जंग पर सोचते हुए उसे एहसास होता है कि शायद गोलम पहले से ज़्यादा घायल था, तभी उसकी योजना इतनी अच्छे से काम कर पाई। यह एहसास उसे विनम्रता और संकल्प से भर देता है। वह जानता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन वह अब ठान चुका है कि और ताकतवर बनेगा और अपने अपनों की रक्षा करेगा।
एपिसोड शुरू होता है जब जिन्वू सी रैंक हंटर डोंग सुक के नेतृत्व में एक सी रैंक डंजन रेड में हिस्सा लेता है। बाकी टीम के मुकाबले जिन्वू कम रैंक और मामूली गियर के कारण तुरंत ही अलग नजर आता है। डोंग सुक अपने 5 साथियों के साथ मिलकर एक सी रैंक के कीट वाली डंजन को क्लियर करने के लिए एक पिकअप ग्रुप बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जिन्वू को लड़ाई नहीं करनी होगी और सिर्फ ग्रुप की संख्या पूरी करने के लिए उसे 20 लाख वॉन मिलेंगे, लेकिन वह किसी भी लड़ाई के ड्रॉप्स का हकदार नहीं होगा। यही बात डोंगसुक की मंशा पर जिन्वू को शक करने पर मजबूर कर देती है। इस ग्रुप में जिन्हो भी शामिल है, जो एक डी रैंक का नया हंटर है और यह पहला डंजन रेड है। वह महंगे और ताकतवर गियर से लैस है, जो कि उसके अमीर परिवार की देन है। जिन्वू भले ही स्थिति को लेकर संदेह है, लेकिन वह सावधानी से आगे बढ़ने का फैसला करता है। जैसे ही ये ग्रुप कीटों की डंजन में दाखिल होता है, माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। दीवारें मोटे जाल जैसे सामग्री से ढकी होती है और हवा में छुपे हुए जीवों की सरसराहट गूंजती है। जल्द ही उनका सामना मॉन्स्टर चींटियों के झुंड से होता है और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। डोंगसुक के नेतृत्व में हंटर आसानी से चींटियों को हरा देते हैं और अपनी लड़ाई की काबिलियत दिखाते हैं। लड़ाई के बाद ग्रुप डंजन के और अंदर जाता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां डंजन बॉस एक विशालकाय सोता हुआ मकड़ी का राक्षस मौजूद है। कमरे में कीमती मानक क्रिस्टल बिखरे हुए हैं जो नीली चमक के साथ अंधेरे को रोशन कर रहे हैं। क्रिस्टल देखकर जिन्हों का ध्यान तुरंत उनकी ओर चला जाता है और वह जिन्हों के कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा करता है। उसे पता चलता है कि चूंकि ये क्रिस्टल बैटल ड्रॉप से नहीं है, इसलिए जिन्हों को भी इसमें पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। यह बात डोंगसुक और उसके साथियों को पसंद नहीं आती। उन्होंने पहले ही तय कर रखा था कि सारा लूट वो खुद रखेंगे और अब वे जिन्हों और जिन्हों को धोखा देने की योजना पर अमल करते हैं। वे दोनों को बॉस रूम में ले जाकर दरवाज़ा सील कर देते हैं, जिससे वे अंदर फंस जाते हैं। इसी दौरान वो जानबूझकर उस विशाल मकड़ी को जगा देते हैं, इस उम्मीद से कि वह जिन्हों और जिन्हों को मार डालेगी। मकड़ी की कई आंखें डरावनी चमक के साथ खुलती है और कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। जिन्हों डर से कांपने लगता है और अनुभव की कमी के कारण ठीक से लड़ नहीं पाता। जिन्हों मगर शांत और केंद्रित रहता है। वह स्थिति का जल्दी विश्लेषण करता है और डंजन बॉस से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू और विशाल मकड़ी की लड़ाई रोमांचक और बेहद खतरनाक होती है। वह अपनी फुर्ती और लड़ाई की स्किल्स का इस्तेमाल करता है ताकि मकड़ी के जानलेवा हमलों से बच सके और सही समय पर जवाबी वार कर सके। मकड़ी की ताकत और आकार भले ही भयानक हो, लेकिन जिन्वू की रणनीति और इच्छा शक्ति उसे बढ़त दिलाते हैं। वह मकड़ी के कमजोर हिस्सों को निशाना बनाता है, जिससे उसे भारी नुकसान पहुंचता है। जैसे जैसे लड़ाई चरम पर पहुंचती है, जिन्वू एक के बाद एक घातक वार करता है और अंत में उस राक्षसी मकड़ी को हरा देता है। वह जानवर एक दर्दनाक चीख के साथ गिर जाता है और कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जिन्हो, जो अब भी डरा हुआ था, जिन्वू की ताकत और संकल्प से हैरान रह जाता है। जिन्वू के सिस्टम इंटरफेस पर उसे मिले एक्सपीरियंस पॉइंट्स और रिवॉर्ड्स का नोटिफिकेशन आता है, जिससे उसकी क्षमताएं और बढ़ जाती हैं। जिन्वू खून से लथपथ लेकिन विजयी उस पराजित राक्षस के ऊपर खड़ा होता है, जबकि जिन्हो स्तब्ध और सम्मान से देखता है। कभी भयानक लगने वाला डंजन बॉस अब मरा पड़ा है। जिन्वू की बढ़ती ताकत और संकल्प का प्रमाण है। अभी वे सांस भी नहीं ले पाते कि तभी डॉक्सुक और उसका ग्रुप फिर से बॉस रूप में आ जाता है। जब वे बकरी को मरा हुआ और जिन्वू व जिन्हो को जिंदा देखते हैं, तो उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ झलकता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि जिन्वू को मारने की उनकी योजना पूरी तरह नाकाम हो गई। डॉक्सुक तुरंत अपनी रणनीति बदलता है। वह जिन्हो को जिन्वू को मारने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है। उसे धमकाकर और मानसिक दबाव डालकर उसकी इच्छा को झुकाना चाहता है, लेकिन जिन्हो अपनी डर और अनुभव की कमी के बावजूद जिन्वू के साथ विश्वासघात करने से इनकार कर देता है, जिसने उसे पूरे डंजन में बचाया और मार्गदर्शन किया। जिन्हो एक या इनकार डोंगसुक को क्रोधित कर देता है और कमरे में तनाव चरम पर पहुंच जाता है। तभी एक नया क्वेस्ट जिन्हों के सिस्टम से प्राप्त होता है। यह संदेश स्पष्ट और निर्मम होता है। उसे डोंगसुक और उसके ग्रुप को मारना होगा, वरना वह खुद मर जाएगा। अब दांव इतने ऊंचे हैं कि जिन्हों के पास सिस्टम की मांग को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और फिर कमरे में हिंसा का विस्फोट होता है जब जिन्वू एक्शन में आता है। लड़ाई तीव्र और बेरहम होती है। जिन्वू घातक सटीकता के साथ लड़ता है। उसकी बढ़ी हुई क्षमताएं पूरी तरह से दिखाई देती हैं। डोंगसुक का ग्रुप जिन्वू की अप्रत्याशित ताकत और आक्रामकता से स्तब्ध एक-एक कर गिरने लगता है। कमरे में हथियारों की टकराहट और दर्द भरी चीखों की आवाज़ें गूंजती हैं जब जिन्वू
योजनाबद्ध तरीके से एक एक करके सबको खत्म करता है। डोंगसुक आखिरी बचा हुआ जिन्वू का सामना करता है। उसकी आंखों में डर और विश्वास साफ झलकता है। जिन्वू का चेहरा निर्मम और ठोस होता है जब वह आखिरी वार करता है और इस विश्वासघाती हंटर का अंत कर देता है। लड़ाई खत्म हो जाती है। जिन्वू रक्त से सना लेकिन विजयी खड़ा होता है। उसके मन में अपने कृत्य की अनिवार्यता से उपजा संकल्प और कठोरता होती है। जिन्हो, जो एक हिंसा से हिल चुका है, जिन्वू की ओर डर और सम्मान के मिश्रण से देखता है। जिन्वू स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उसे सांत्वना देता है और कहता है कि उन्होंने जो किया वह जिंदा रहने के लिए जरूरी है। दोनों डंजन से बाहर निकलते हैं, अपने साथ वे कीमती माना क्रिस्टल लेकर, जो उन्होंने पहले इकट्ठा किए थे। जिन्वू एक कवर स्टोरी तैयार करता है जिसमें वह बताता है कि डोंगसुक और उसका ग्रुप डंजन के मॉन्स्टर द्वारा मारे गए। यह कहानी भरोसेमंद लगती है क्योंकि डंजन की खतरनाक प्रकृति और हंटर्स की लगातार मौतें आम बात हैं। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जब जिन्हो जिन्वू को एक बड़ा प्रस्ताव देता है। यदि वह गिल्ड सर्टिफिकेशन के लिए उसकी मदद करे तो वह उसे एक बिल्डिंग देगा। जिन्हो, जो अभी भी जिन्वू की ताकत और दृढ़ निश्चय से प्रभावित है, उसे अपने भविष्य की योजनाओं में एक महत्वपूर्ण साथी मानता है। लेकिन जिन्वू, जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित है और किसी भी उलझाव से बचना चाहता है, नम्रता से प्रस्ताव ठुकरा देता है। हालांकि जिन्हो को थोड़ी निराशा होती है, वह जिन्हो के फैसले का सम्मान करता है और वादा करता है कि वह उसे हर संभव तरीके से समर्थन देगा। इसके बाद से जिन्हो की डेली मिशन की ट्रेनिंग एक नियमित दिनचर्या बन जाती है। वह हर दिन अपनी सीमाएं तोड़ते हुए खुद को बेहतर बनाता है, लेकिन जल्द ही वह नोटिस करता है कि मिशन के टास्क शुरुआती स्तर से आगे बढ़ जाते हैं। जिन्हों इस रहस्य को समझने के लिए खुद को और अधिक मेहनत में झोंक देता है और आखिरकार डेली मिशन के सभी अधिकतम टास्क पूरा कर लेता है। उसकी इस लगातार कोशिश का इनाम मिलता है जब सिस्टम उसे एक इंस्टेंस डंजन की चाबी देता है। इस बार एक एस रैंक डंजन की चाबी जिन्हों के हाथ में एक चमकती ऊर्जा के साथ झिलमिलाती है और सिस्टम इंटरफेस में लिखा होता है कि इस डंजन का इनाम है एक खास पोषण जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। यह रहस्य जिन्हों के दिल को बिजली की तरह झकझोर देता है। यह पोषण उसकी मां को ठीक कर सकता है जो वर्षों से कोमा में है। आशा और संकल्प से भरा जिन्हों फैसला करता है कि वह सब कुछ दांव पर लगाकर एस रैंक डंजन में प्रवेश करेगा। एस रैंक डंजन का प्रवेश द्वार सामने खड़ा है, भयावह है और रहस्यमयी है, और जिन्हों उसमें कदम रखता है वहां की हवा भारी और सन्नाटा रह रहकर किसी दानव के दूर से आती डरावनी गर्जना से टूटता है। पहली लड़ाई होती है एक भयानक राक्षस से, सेरिब्रस से, जो एक 3 सरों वाला राक्षसी जानवर है जिसकी आंखें चमकती है और दांत तलवार जैसे नुकीले हैं। उसकी भारी भरकम टांगें जब जमीन पर पड़ती है तो धरती कांप उठती है। जैसे ही वो जिन्वू पर झपटता है, लड़ाई की शुरुआत होती है, भीषण और बेरहम। सेरिब्रस के हमले तेज और घातक होते हैं और कई बार जिन्वू मौत के बेहद करीब पहुंच जाता है। उसके तीनों सर खौफनाक सटीकता से हमला करते हैं जिससे जिन्वू को हर पल बचना और पलटवार करना पड़ता है। इस राक्षस की आग उगलती सांस जमीन को जला देती है और इसके पंजे हवा को चीरते हुए चलते हैं। जिन्हों की गति और ताकत एक धुंधली परछाई जैसी होती है। वह अपनी बढ़ी हुई क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए सेरिब्रस के हर हमले से बचता है और सटीक वार करता है। फिर भी यह युद्ध उस पर भारी पड़ता है। उसकी सहन शक्ति कम होती जाती है और उसकी शरीर जख्मों से भर जाता है, लेकिन अपनी बात की याद उसके इरादे और भी मजबूत करती है। वह अपनी सीमाओं से परे जाकर सेरिब्रस पर हमला करता है, एक आखिरी निराशाजनक पर जानलेवा हमला। वह सेरिब्रस के कमजोर हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार करता है। जानवर दर्द से दहाड़ता है, उसके सिर बेकाबू होकर हिलने लगते हैं और फिर एक प्रचंड वार में जिन्वू अंतिम घातक चोट करता है जिससे सेरिब्रस जमीन पर ढह जाता है। डंजन में सन्नाटा छा जाता है और जिन्वू, हालांकि बामुश्किल खड़ा हो पा रहा है, जीत के साथ खड़ा होता है। सिस्टम उसे इनाम स्वरूप वह चाबी देता है जो सेरिब्रस के किले की रक्षा करते हुए रख रहा था। किले के अंदर जिन्वू को उस खास पोषण के लिए जरूरी सामग्री मिलती है, मगर वह जल्दी ही देखता है कि किला और भी खतरनाक राक्षसों से और जालों से भरा हुआ है। अपनी हालत को देखते हुए जिन्वू मानता है कि अगर वह आगे बढ़ा तो शायद वह जिंदा बाहर नहीं आएगा। वह खुद से वादा करता है कि वह दोबारा लौटेगा और भी मजबूत और तैयार होकर, ताकि वह पोषण हासिल कर सके और अपनी मां को बचा सके। इसी बीच डंजन के बाहर हंटर एसोसिएशन डोंग सुक और उसके ग्रुप की मौत की जांच शुरू करता है।
जब उन्हें पता चलता है कि डंजन बॉस मारा गया था तो उन्हें जिन्वो और जिन्हो की दी गई कहानी पर शक होता है। जांच और गहरी होती जाती है और मामला पहुंचता है डोंगसुक के छोटे भाई हुआंग डोंग सू तक, जो एक एस रैंक हंटर है और अपनी क्रूरता और घमंड के लिए कुख्यात है। डोंग सू अपने भाई की मौत से दुखी और गुस्से से भरा होता है। वह बदला लेने की कसम खा लेता है। उसे पूरा विश्वास है कि जिन्वू और जिन हो ही इसकी जिम्मेदार है। वह कसम खाता है कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एपिसोड का अंत होता है डोंगसू की खतरनाक घोषणा से, जो एक ऐसे टकराव की भूमिका बना देता है जो जिन्वू की नई ताकत और संकल्प की सच्ची परीक्षा होगी। इससे बेखबर जिन्वू अपनी मां से किया वादा निभाने पर केंद्रित है। वह एस रैंक डंजन में लौटने की तैयारी में जुटा है। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली चुनौती तो अब शुरू हुई है। उसकी मां की जिंदगी दांव पर है और दुश्मन हर कोने से उसके करीब आ रहे हैं। जिन्वू खुद को आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब जिन्वू अस्पताल में अपनी कोमा में पड़ी मां से मिलने आता है। वह उनके बिस्तर के पास बैठता है, उनका हाथ थामे उनका शांत लेकिन बेहोश चेहरे को देखता है। उनसे किया गया वादा उसे और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। जिन्वू जानता है कि अपनी मां को ठीक करने वाला पोषण पाने के लिए उसे अपनी शक्ति और क्षमताओं और बढ़ानी होंगी। उसी उद्देश्य से वह जिन्हो के प्रस्ताव को स्वीकार करता है, डंजन रन करने में मदद करना ताकि एक नई गिल्ड बनाई जा सके। जिन्हो की सच्ची अपील और जिन्वू के प्रति उसकी ईमानदारी देखते जिन्वू समझता है कि यह साझेदारी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकती है। एक गिल्ड का निर्माण उन्हें एक स्थायी मंच और उच्च रैंक वाले मिशनों तक पहुंचा सकता है, जहां जिन्वू अपनी ताकत और लक्ष्य को और बेहतर तरीके से साध सकेगा। सी रैंक डंजन के लिए पार्टी मेंबर्स की संख्या पूरी करने के लिए हंटर एसोसिएशन उन लोगों को बुलाता है जो डबल डंजन रेट से बचे थे। जिन्वू, हीलर जूही, अनुभवी हंटर संग जी च्यूल और अन्य बचे हुए किम सांग सिक व कांग जोंग हो। भले ही उनके पिछले अनुभव ने उन्हें गहरे सदमे में डुबो दिया था, फिर भी यह समूह अपने दूसरे मौके को पूरी तरह से भुनाने के लिए तैयार है। हालांकि इलाके में हंटर्स की कमी के कारण टीम में कुछ कैद किए गए हंटर्स को भी शामिल किया गया है, जिन्हें उनकी सजा कम करने के बदले इस मिशन पर भेजा गया है। ये हंटर्स भले ही कुशल हों लेकिन अस्थिर और खतरनाक हैं। इन्हें नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी दी गई है बी रैंक हंटर कांग टाई सिक को, जो एक कड़क और प्रभावशाली शख्सियत है। जैसे ही यह नई टीम अपने पहले डंजन रन की तैयारी करती है, तनाव चरम पर है। कैदी हंटर्स की मौजूदगी से माहौल और भी असहज हो गया है। हालांकि कांग टाई सिक की मौजूदगी से थोड़ी व्यवस्था बनी रहती है, लेकिन टीम की डायनामिक्स बहुत नाजुक है। जिन्वू इन हालातों को सतर्क रहते हुए भी अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित है। टीम प्रवेश करती है एक सी रैंक डंजन में, जो एक भयंकर भूमिगत भूल भुलैया है, जिसमें हर कोने से खतरे छिपे हैं। डंजन के अंधेरे रास्तों में केवल टॉर्च की हल्की रोशनी है और रेंगते हुए राक्षसों की आवाज़ें डर को और गहरा बना देती हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब टीम डंजन के भीतर एक तिकोने मोड़ पर खड़ी होती है। वे तय करते हैं कि जल्दी प्रगति के लिए उन्हें दो टीमों में बंट जाना चाहिए। कांग कैदियों के साथ एक टीम बनाते हैं, कांग जोंग हो और किम सांग सिक के साथ। वहीं जिन्वू जूही और जी युल एक अलग रास्ता पकड़ते हैं। जैसे ही वे अलग होते हैं, जिन्वू के मन में एक बेचैनी घर कर जाती है। उसे कांग टाई सिक के बर्ताव में कुछ गड़बड़ी लगती है, लेकिन वह फिलहाल अपने मिशन पर ध्यान देता है। डंजर के अंधेरे और घुमावदार रास्ते एक दबाव भरी स्थिति बना देते हैं और दूर से आती राक्षसों की गूंजती आवाज़ें माहौल को और भयावह कर देती हैं। इसी बीच कांग के असली इरादे सामने आते हैं। उसे एक पीड़ित के पिता ने पैसे देकर भेजा है ताकि वह उन कैदी हंटर्स से बदला ले सके। टीम का बढ़ जाना उसके लिए एक सुनहरा मौका बन जाता है। निर्दयी कुशलता के साथ वह अपने अधीन चल रहे कैदी हंटर्स को एक एक कर बेरहमी से मारने लगता है। इन ठंडे और सोच समझ कर किए गए कत्लों में किसी के बचने की कोई संभावना नहीं होती। कांग जोंग हो और किम संग सेक, जो अपनी राह पर आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक इस रक्तपात के दृश्य पर पहुंच जाते हैं। वे भय और अविश्वास में डूब जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, कांग ताइसिक उन्हें भी जल्दी से खत्म कर देता है ताकि अपने अपराधों को छिपा सके। उधर जिन्वू की टीम को इस सब की कोई भनक नहीं होती, मगर जब उनके साथियों से संपर्क टूट जाते हैं तो उन्हें घबराहट और चिंता घेर लेती है। जिन्वू
जूही और चीयूल दौड़ते हुए वापस उसी तिकोने मोड़ पर आते हैं। वहां पहुंचकर वे अपने साथियों की लाशों और खून से सना हुआ कांग ताइसिक देखते हैं, जो बिल्कुल भी पछताता नहीं लगता। जिन्हों की आंखों में गुस्से और बदले की आग जल उठती है और वह कांग का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। हवा में तनाव गूंजने लगता है जब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। कांग, जो खुद पर बहुत भरोसा करता है, जिन्हों की ताकत और संकल्प को कम आंकता है, लेकिन इससे पहले कि जिन्हों हमला करे, चियुल न्याय और कर्तव्य के भाव से प्रेरित होकर कांग का सामना करने के लिए आगे आता है। अपनी उम्र और पुराने घावों के बावजूद चियुल की आंखों में संकल्प की आग जल रही होती है। चियुल और कांग के बीच लड़ाई भयंकर और तीव्र होती है। चियुल अपने सालों के अनुभव और रणनीति समझ कर इस्तेमाल करता है, निर्दयी कांग का डटकर मुकाबला करता है। चियुल की फुर्ती और सटीक वार बेहद प्रभावशाली होते हैं, लेकिन कांग की क्रूर ताकत और हत्या की नीयत धीरे धीरे भारी पड़ने लगती है। चियुल कई गंभीर वार करने में सफल होते हैं, लेकिन कांग का बेरोक हमला अंततः उन पर हावी हो जाता है। अपने बचे हुए साथियों की रक्षा के लिए चियुल आखिरी सांस तक लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में कांग उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देता है। जैसे ही कांग अंतिम वार करने वाला होता है, जिन्वू बीच में कूद पड़ता है। अपने मित्र और मार्गदर्शक को खतरे में देखकर जिन्वू के भीतर एक जबरदस्त दृढ़ निश्चय जन्म लेता है। क्रोध और अपनों की रक्षा की भावना से प्रेरित होकर जिन्वू अपनी बढ़ी हुई ताकत का खुलासा करता है। उसकी चालें तेज और सटीक होती हैं और उसके वार इतने घातक कि कांग को संभलने का मौका नहीं मिलता। जिन्वू और कांग की ये लड़ाई जानलेवा होती है। जिन्वू की नई ताकत और चपलता कांग पर भारी पड़ती है और लड़ाई की दिशा बदल जाती है। जिन्वू के लगातार हमलों से कांग पूरी तरह हिल जाता है और आखिरकार एक निर्णायक वार के साथ जिन्वू कांग को खत्म कर देता है, अपने गिरे हुए साथियों का बदला लेता है। जैसे ही धूल बैठती है, जूही दौड़कर चियूल के पास पहुंचती है और अपना हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करके उनकी हालत को स्थिर करती है। संग चियूल जिन्वू के समय पर हस्तक्षेप के लिए कृतज्ञ होते हैं और जब हंटर एसोसिएशन जांच के लिए पहुंचती है तो वो जिन्वू के पक्ष में गवाही देते हैं। उनकी गवाही यह सुनिश्चित करती है कि जिन्वू के एक्शन को सही ठहराया जाए और उसे अपनी ताकत की खोज जारी रखने की आज़ादी मिले। उसी रात जूही जिन्वू के पास आती है, हाथ में एक छोटी सी एसेंस स्टोन लेकर, और पूछती है, क्या तुम्हें याद है? यह सवाल हवा में तैरता है, गहराई, अहमियत और रहस्य के साथ। जिन्वू थोड़ा भ्रमित होकर पत्थर को ध्यान से देखता है। अतीत की लड़ाइयों और अनुभवों की याद उसके मन में उमड़ने लगती है और वह इस पत्थर के महत्व को समझने लगता है। एपिसोड खत्म होता है। जिन्वू गहरी सोच में डूबा हुआ जूही के सवाल और अपने सामने आने वाले रास्तों पर विचार करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जिन्वू और जूही के साथ, जो एक पार्क की बेंच पर बैठे होते हैं। सूरज ढल रहा होता है और लंबी छायाएं बन रही होती हैं। जूही का चेहरा उदासी और दृढ़ निश्चय का मिश्रण होता है। वह जिन्वू की ओर मुड़ती और भावुक लेकिन स्थिर आवाज में कहती है कि वह एक हंटर के तौर पर रिटायर हो रही है। डबल डंजन की घटनाएं और हाल ही की घटनाओं ने उसके मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डाला है और अब वह एक शांत सुरक्षित जीवन जीना चाहती है। वह जिन्वू को एक छोटा सा कागज देती है जिसमें उसका पता लिखा होता है और कहती है कि अगर वह कभी उस इलाके में हो तो उससे ज़रूर मिले। जिन्वू उसकी बातें समझते हुए सिर हिलाता है, लेकिन उसके जाने पर एक खालीपन महसूस करता है। अपने मिशन को जारी रखने के लिए जिन्वू खुद को डंजन रन में झोंक देता है। जिन्हो, जो हमेशा से वफादार साथी रहा है, अपनी भूमिका को और मजबूत करता है। वह अपने परिवार की दौलत का इस्तेमाल करके कई सी रैंक डंजन के राइड खरीद लेता है, जिससे वह अनुभव और संसाधन इकट्ठा कर सके बिना किसी हाई रैंक हंटर के दखल के। पार्टी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिन्हों कुछ लो रैंक्स हंटर को भर्ती करता है, लेकिन असल डंजन क्लियर करने का काम सिर्फ वो और जिन्वू करते हैं। अगले कुछ दृश्यों में हम देखते हैं कि जिन्वू और जिन्हो एक के बाद एक डंजन क्लियर करते जा रहे हैं। जिन्हो, जो महंगे और शक्तिशाली गियर से लैस होता है, टैंक की भूमिका निभाता है, दैत्यों का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जबकि जिन्वू, जो लगातार तेजी से ताकतवर और कुशल बनता जा रहा है, दैत्यों को सटीकता से खत्म करता जाता है। हर लड़ाई में जिन्वू की बढ़ती ताकत और रणनीति समझ दिखाई देती है। उसकी चालें और भी नरम, तेज और घातक होती जा रही हैं और उसके वार शक्तिशाली। इसी दौरान व्हाइट टाइगर गिल्ड के व्यस्त हेडक्वार्टर में रिक्रूटिंग मैनेजर बैक एंड हो अपनी डेस्क पर बैठकर संभावित हंटर्स की रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं। जैसे ही वह लिस्ट स्कैन करते हैं, एक जाना पहचान नाम उनकी नज़र में आता है, संग जिनवू। उत्सुक होकर एनहो रिकॉर्ड्स
में गहराई से जांच करते हैं और जिन्हू की हाल की गतिविधियों और अचानक बढ़ती क्षमताओं को जोड़ने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिन्हू का शायद दूसरा अवेकनिंग हुआ है और वे इसे गिल्ड के लिए कीमती एसेट के रूप में देखते हैं। एनहो जिन्हू से मिलने का फैसला करते हैं और एक उच्च स्तरीय कैफे में मीटिंग अरेंज करते हैं। वातावरण औपचारिक लेकिन शांत होता है। ताजे कॉफ़ी की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। एनहो जो लंबे और प्रभावशाली व्यक्तित्व के हैं, जिन्हों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं, थोड़ी बातचीत के बाद सीधे मुद्दे पर आते हैं। वे एक आकर्षक ऑफर पेश करते हैं। वाइट टाइगर गिल्ड्स में शामिल होने के फायदे बताते हैं, जैसे टॉप टियर डंजन का एक्सेस, एडवांस ट्रेनिंग और बढ़िया फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। जिनको शालीनता से सुनता है लेकिन कोई वादा नहीं करता। उसे एक शक्तिशाली गिल्ड से जुड़ने के फायदे समझ में आते हैं, लेकिन वह अपनी आज़ादी खोने से हिचकिचाता है। वह एनहो को धन्यवाद करता है, लेकिन यह कहकर ऑफर ठुकरा देता है कि उसका अपना रास्ता जिसे उसे खुद तय करना है। एनहो थोड़ा निराश जरूर होता है, लेकिन जिनू के फैसले का सम्मान करते और भविष्य के लिए दरवाजा खुला रखता है। जैसे ही जिन्वू अपने कड़े डंजन रन में व्यस्त होता है, उसे अचानक एक अनपेक्षित मैसेज मिलता है। यह मैसेज उसी गेम जैसे इंटरफेस में आता है, जो उसे सेकेंड अवेकनिंग के बाद से उसका मार्गदर्शन कर रहा होता है। इसमें लिखा होता है कि उसने एक निश्चित लेवल हासिल कर लिया है और अब वह जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए योग्य है। यह क्वेस्ट नई शक्तियों के द्वार खोल सकता है और उसकी क्षमताओं को और भी बढ़ा सकता है। उत्साहित और जिज्ञासु होकर जिन्वू यह क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है एक अंधेरे और डरावने जंगल में, जहां जिन्वू एक रहस्यमय पोर्टल के किनारे खड़ा होता है। हवा में तनाव और रहस्य का माहौल होता है। वह पोर्टल के अंदर कदम रखता है, जहां अनजान खतरे और चुनौतियों से भरी एक दुनिया उसका इंतजार कर रही होती है। एपिसोड खत्म होता है जिन्वू एक काले डरावने एरिना के बीच खड़ा होता है। चारों ओर परछाइयां लहराती हैं और ऊपर से एक गूंजती हुई आवाज आती है। जॉब चेंज क्वेस्ट शुरू होता है। जिन्वू की आंखों में दृढ़ निश्चय चमकता है। वह हर परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार है। एपिसोड की शुरुआत होती है जिन्वू को उसके जॉब चेंज क्वेस्ट की जगह पर टेलीपोर्ट किए जाने से। वह सामने पाता है कि एक विशाल और डरावना किला जो आसमान तक फैला हुआ है। हवा में भयानक ऊर्जा घुली हुई होती है और अंधेरे पत्थरों की दीवारों को जलती मसालों की रोशनी थोड़ा बहुत उजागर कर रही होती है। जैसे ही जिन्वू किले के अंदर कदम रखता है, किले के दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं और उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। अंदर घुसते ही जिन्वू पर शक्तिशाली दुश्मनों की लहरें टूट पड़ती हैं। सबसे पहले आते हैं बख्तरबंद नाइट्स, जिनकी तलवार धुंधली रोशनी में चमकती हैं। ये नाइट्स पहले जिन दुश्मनों से जिन्हों लड़ चुका है उनके जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनकी चालें कहीं ज़्यादा सटीक और ताकतवर होती है, जो जिन्हों के नई तराशी हुई स्किल्स को चुनौती देते हैं। वह वार करता है, ब्लॉक करता है और हर स्टील की टकराहट महल के बड़े हॉल में गूंजती है। हालांकि ये नाइट्स बेहद मजबूत होते हैं, लेकिन जिन्हों की दृढ़ता और फुर्ती उन्हें मात देने में कामयाब होती है। जैसे जैसे वह महल के अंदर की ओर बढ़ता है, नाइट्स की जगह एक घातक असैसिन्स ले लेते हैं। ये दुश्मन बेहद तेज और खामोश होते हैं। उनके खंजर जिन्वू के महत्वपूर्ण अंगों को निशाना बनाते हैं। झिलमिलाती परछाइयाँ उनके सटीक स्थानों को पहचानना मुश्किल बना देती हैं, लेकिन जिन्वू अपनी तेज इंद्रियों और रिफ्लेक्सेस का इस्तेमाल करता है ताकि वे उनके वारों से बच सके और पलटवार कर सके। हर जीत उसे पहले महल के केंद्र के करीब ले जाती है, लेकिन साथ ही उसकी शक्ति भी खत्म होती जाती है। तीसरी लहर में आते हैं शक्तिशाली मेजेस, जिन्हें चोगे लहराते हैं और हाथों में जादुई बिजली फूटती है। वे तत्वीय जादू के तूफान छोड़ते हैं। आग के गोले, बर्फ के टुकड़े और बिजली की गड़गड़ाहट हवा में भर जाती है। जिन्हों को लगातार हिलते डुलते रहना पड़ता है, नए हालातों में खुद को ढालना पड़ता है। आखिरकार अनगिनत दुश्मनों से लड़ते हुए जिन्हू महल के ग्रैंड चेंबर तक पहुंचता है। वहां उसके सामने खड़ा होता खूनी लाल कवच में लिपटा हुआ, असीम ताकत की आभा बिखेरता इग्रिस द ब्लड रेड नाइट कमांडर। हवा भारी हो जाती और जिन्वू जानता है कि उसकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होने वाली है। जिन्वू और इग्रिस की लड़ाई तीव्र और थकाने वाली होती है। इग्रिस की ताकत और स्पीड अब तक जिन दुश्मनों से जिन्वू लड़ा उनसे कई गुना ज़्यादा होती है। इग्रिस की तलवार का हर वार पत्थर की ज़मीन तक तोड़ देता है और उसकी डिफेंस लगभग अभेद होती है। जिन्हों अपनी हर सीखी हुई स्किल्स और रणनीति का इस्तेमाल करता है, उसके वारों को चकमा देता है और मौका देकर पलटवार करता है, लेकिन हर कोशिश के बावजूद जिन्हों अपनी सीमाओं तक ढकेल दिया जाता है। इग्रिस का निरंतर हमला उसे लहूलुहान और थका हुआ कर देता है, पर वह हार नहीं मानता। वह अपने अंदर की छिपी शक्ति और इच्छा शक्ति को जगाता है
और एक आखिरी जानलेवा हमला करता है। गटी सटीकता और दृढ़ संकल्प के मेल से वह इग्रिस की कवच को भेदता है और इस भयानक नाइट को गिरा देता है। जैसे ही इग्रिस का शरीर अंतरिक्ष में विलीन होने होता है, जिन्वो घुटनों पर गिर जाता है, थका हुआ लेकिन विजयी। लेकिन ये जीत अस्थायी साबित होती है। असली जॉब चेंज क्वेस्ट अब शुरू होता है और पूरा महल कांप उठता है। जैसे ही उन सभी दैत्यों की बिना रुके आने वाली सेना छोड़ दी जाती है जिनसे जिन्वू पहले लड़ चुका था। जिन्वू को और भी गहराई से खुद की ताकत खोजनी पड़ती है ताकि वह इस लहर में टिक सके। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जिन्वू इस अनंत लगने वाली राक्षसों की भीड़ के बीच खड़ा होता है। भले ही उसमें अद्भुत ताकत और हिम्मत हो, दुश्मनों की संख्या उस पर भारी पड़ने लगती है। उसके हर वार से में कोई दुश्मन गिरते हैं लेकिन उनकी जगह और भी ज़्यादा उठ खड़े होते हैं। थकावट और संदेह उसे घेरने लगता है। वह अपने पिछले करीबी मौत के अनुभवों को याद करता है। उसी समय उसकी डेली क्वेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है। एक मैसेज उसकी आंखों के सामने चमकता है। आपको पेनल्टी जोन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एक चमक के साथ वह इस बंजर और खतरनाक जगह में पहुंचता है, पेनल्टी जोन। हालांकि यह जगह अपने आप में खतरे से भरी है, जिन्वू इसे एक अनचाहा लेकिन जरूरी ब्रेक मानता है। वह सांसें पकड़ता है, ऊर्जा जुटाता है और आने वाले संघर्षों के लिए खुद को तैयार करता है। अब जब वह वापस महल में लौटता है, वह और भी मजबूत और तैयार होता है। राक्षसों की लहर जारी रहती है, उसकी चालें तेज, वार सटीक और इरादा अटूट होता है। धीरे धीरे वह इस अंतरहीन लहरों को अपने अडिग संकल्प और ताकत से काटता चला जाता है। एक लंबे और थकाने वाले युद्ध के बाद जिन्वू खड़ा होता है विजयी। उसका शरीर जरूर घायल और थका हुआ होता है लेकिन उसकी आत्मा अडिग और मजबूत। तभी महल में एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई देती है जो उसकी सफलता की घोषणा करती है। उस पर एक तेज रोशनी बरसती है और उसके सामने एक मैसेज प्रकट होता है। आपने टाइटल हासिल किया है, शैडो मोनार्क। इस टाइटल के साथ मिलती है एक असाधारण शक्ति, मरे हुए दुश्मनों को शैडो आर्मी के रूप में जिंदा करने की ताकत। सीन शिफ्ट होता है। जिन्वू अब इस शक्ति के साथ प्रयोग करता है। वह गिरे हुए नाइट्स, असैसिन्स, मेजेस और इग्रिस को पुनर्जीवित करता है, जो अब उसके वफादार साये बनकर हर आदेश के लिए तैयार खड़े होते हैं। महल जो कभी खतरे से भरा था, अब वह साम्राज्य बन चुका है। इसी दौरान सीन कटता है जेजू आइलैंड पर, जहां कोरिया के एस रैंक हंटर्स मॉन्स्टर की धमकी का सामना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस टीम में देश के सबसे ताकतवर और प्रसिद्ध हंटर्स होते हैं। हर कोई अपनी खास स्किल्स और क्षमताओं के साथ मिशन में उतरता है। जैसे वे आइलैंड पे उतरते हैं, एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है क्योंकि सभी को पता है जो खतरा सामने है वह कितना भयानक है। दूसरी ओर महल में जिन्वू अब शैडो मोनार्क पावर का संतुलन बदलते हुए महसूस करता है। उसे जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर का विकास महसूस होता है और वह समझ जाता है उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अब उसके पास नई ताकत, नया टाइटल और अटूट इरादा है। वह अब पहले से ज़्यादा तैयार है आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। एपिसोड खत्म होता है। जिन्वू महल में प्रवेश द्वार पर खड़ा होता है। उसकी शैडो आर्मी पीछे खड़ी है। कैमरा जूम आउट करता है महल की विशालता और काले डरावने आसमान को दिखाते हुए। जिन्वू की आंखों में जुनून जल रहा होता है। वह तैयार है अपने नए रोल को स्वीकार करने के लिए। अब अगला युद्ध उसका इंतजार कर रहा है और उसका सफ़र दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बनने की ओर आगे बढ़ता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।